हेलो एवरीवन। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं और अध्याय का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का लिखा हुआ हम और हमारा आदर्श। तो आइए बच्चों, पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। मिसाइल मैन एवं जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। कलाम साहब के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए वे पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी किया करते थे। वह अपनी स्कूली शिक्षा की ज़रूरत पूरी करने के लिए हर दिन अखबार बेचकर पैसा कमाते थे और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के एक मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और स्नातक की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से पूरी की। उसके बाद इन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से 1960 ईस्वी में अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की। 27 जुलाई 2015 ईस्वी को भारतीय प्रबंध संस्थान शिलोंग मेघालय में एक व्याख्यान के दौरान हृदयघात में से उनकी मृत्यु हो गई। भले ही आज वे इस संसार में नहीं हैं, किंतु उन्होंने भारत को जो सफलता और ऊंचाई दी है उसका पूरा देश ही नहीं विश्व भी सदा याद रखेगा। अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO से वैज्ञानिक के रूप में जुड़े। प्रारंभ में इन्होंने छोटे हेलीकॉप्टर डिजाइन करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का हिस्सा होने के कारण इन्हें भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम अम्बालाल साराभाई जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। 1969 में इन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO भेज दिया गया, जहां इन्होंने परियोजना निर्देशक के रूप में कार्य किया और इन्होंने पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान को बनाने में अपना विशेष योगदान दिया और यह प्रक्षेपण बाद में सफल भी हुआ। 1980 ईस्वी में भारत सरकार ने एक आधुनिक मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम के निर्देशन में शुरू करने का विचार किया और इस कार्य के लिए उन्हें दोबारा DRDO भेज दिया गया। इसके बाद एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम कलाम जी से मुख्य कार्यकारी के रूप में शुरू किया गया। अब्दुल कलाम के निर्देशन में ही अग्नि मिसाइल पृथ्वी जैसे मिसाइल का बनना सफल हुआ। कलाम जी 2002 ईस्वी में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए और इन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से मना कर दिया और 25 जुलाई 2007 ईस्वी को अपना राष्ट्रपति पद छोड़ दिया। डॉक्टर कलाम साहब ने कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें प्रमुख हैं इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया, मिशन इंडिया, इंडोमिटेबल स्पिरिट आदि। देश और समाज के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए डॉक्टर कलाम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने इन्हें मानद की डॉक्टरेट की उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। और ये मेरे फेवरेट पर्सन में से भी एक हैं और उनके जितने भी विचार हैं वो मुझे बहुत प्रेरित करते हैं। तो आइए बच्चों, हम और हमारा आदर्श चैप्टर को शुरू करते हैं, जो तेजस्वी मन के संपादित अंश से लिया गया है।
और इसमें कलाम साहब अपनी ही बात कर रहे हैं कि मैं ख़ास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ। इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता। आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका? महत्वाकांक्षा। कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। आप ये जानते होंगे कलाम साहब के बारे में कि उन्होंने हमेशा बच्चों से बहुत प्यार किया, खासकर युवा वर्ग से, और हमेशा जब भी उन्हें मौका मिला वो उन्हें प्रेरित करने के लिए कुछ ना कुछ कदम अपने उठाते रहे हैं। आज भी वो उन्हीं को प्रेरित करने के लिए और उनको ही प्रेरित करने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए ही ये चैप्टर में कुछ खास बात कहने वाले हैं कि मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ। उन्होंने ये अपने आप से सवाल किया कि मैं क्यों खास तौर से युवा, क्योंकि आज का जो युवा है वही कल का भविष्य है। देश को संवारने के लिए ही, देश को आगे बढ़ाने के लिए ही आज का युवा कल भविष्य बनाएगा। इसी सवाल को तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों में वो अपने आप को अपने अपने छात्र जीवन में चले जाते हैं। उन्होंने तो बस एक महत्वाकांक्षा, उनका मन था कि अगर युवा अपने मन में ठान लें कि उन्हें कुछ करना है तो एक छोटी सी जगह से भी निकल कर देखे कितनी लंबी यात्रा रही। वो तो एक रामेश्वरम के एक छोटे से द्वीप में रहते थे और उनको इतनी सुविधाएं भी नहीं मिली थी, उनके माँ बाप गरीब थे, फिर भी उन्होंने मेहनत की, खुद कमाया, खुद पढ़ाई की और आगे बढ़े, और आज हम उन्हें एक मिसाइल मैन के रूप में जानते हैं। तो ये महत्वाकांक्षा हमारी एक एम, एक लगन और एक एम्बिशन, ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में कुछ आगे बढ़ने के लिए और अपने देश के लिए कुछ करने की सोचने के लिए। आगे कलाम साहब कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि जब तक हम अपने आप पर, अपने ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा आपको नहीं बताएगा कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है। आपको खुद अपने अंदर तलाशना है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है और आप किस काबिल हैं। देखिए कलाम साहब ने बचपने से ही जब वो बहुत छोटे थे, 9 ईयर्स के थे, तभी उन्होंने सोच लिया था कि उन्हें एक वैज्ञानिक बनना है, उन्हें अपने देश के लिए कुछ करना है और वैज्ञानिक के रूप में ही वो आगे बढ़ेंगे। तो जब उन्होंने ये ठान लिया तो बस उसी राह पर उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाते चले गए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें ये सोचना है, अपने आप को आंकना है कि हम क्या कर सकते हैं, हम किस क्षेत्र में अच्छे हैं, हम कहाँ आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं। बुनियादी बात तो आपको समझनी चाहिए, वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई है। कि उनका कहना है कि बुनियादी जो ईश्वर द्वारा दी गई चीज़ें, तो उन पर तो सबका ही हक है। जब तक हमारे विद्यार्थी और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा, जब तक कि विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। बहुत ही उम्दा बात की है। अनेकानेक उपलब्धियों और प्रसिद्धियों के धनी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसमें कहा है कि भारतीय युवाओं को यह बताना चाहा है कि जब तक उन्हें यह विश्वास नहीं होगा कि वे देश के नागरिक बनने का संपूर्ण योग्यता स्वयं में रखते हैं, तब तक वे एक जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक नहीं बन सकते। अर्थात जब तक व्यक्ति को अपनी कीमत का आकलन नहीं होगा, तब तक वह महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं रखोगे, हम जब अपने आप पे कहते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब तक हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक हम एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते। आगे की पंक्तियों में कलाम साहब कहते हैं कि विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छुपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों, जिन्हें हम G8 के नाम से पुकारा जाता है, कि लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देश
में उन्हें अपना अच्छा जीवन बिताना है। तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। मतलब उनका कहने का है कि विकसित देश में कुछ उसकी समृद्धि, उसकी संपन्नता के पीछे कोई कोई खास रहस्य नहीं है, ये उनकी सोच है। क्योंकि इन राष्ट्रों ने के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को अपने अंदर जिया है कि उन्हें एक मजबूत और समृद्ध यानी संपन्न, हर प्रकार से संपन्न देश में ही अपना जीवन बिताना है। कहने का मतलब है कि उनके युवाओं ने इतना मन में ठाना है कि जो कुछ भी है हमें अपने देश में ही पैदावार करनी है, चाहे वो मिसाइल बनानी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। जैसे आप चीन को देखिए, जापान को देखिए। चीन तो व्हाट्सएप है, हम लोग दूसरे यहाँ का व्हाट्सएप ले रहे हैं और फेसबुक ले रहे हैं, लेकिन उसने कहीं बाहर की चीज़ों को नहीं अपनाया, उसने सारी चीज़ें अपने अंदर बनाई हैं। सब कुछ उसका नेट, उसका जितना भी उसका है, सब उसने अपने देश के ही लोगों, मतलब जो पैसा है वो सब उसका अपने देश में ही जा रहा है। हमारे यहाँ क्या है, हम लोग बाहर की चीज़ों को अडॉप्ट करते तो हमारा पैसा बाहर चला जाता है, तो संपन्नता तो उधर जा रही है ना, हमारे देश में तो नहीं आ रही है। चीन और जापान, इन लोगों ने अपने ही देश में सारी चीज़ों की व्यवस्था की, हर तरीके के वहाँ के युवाओं ने वहाँ की संपन्नता दिखाई है, अपने अंदर विश्वास रखा है कि हमें अपने ही देश को मजबूत और संपन्न बनाना है। तब उनकी ये सच्चाई आज आकांक्षाओं के अनुरूप ढली। उनकी मेहनत तभी आज आकांक्षा, उनकी जो मंशा थी कि हमें अपने देश को संपन्न बनाना है, के अनुरूप ढल गई। यानी आज वो एक सक्सेस राष्ट्र के रूप में हमारे सामने है। आगे की पंक्तियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। कहते हैं कि मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। कि उनका कहना है कि संपन्नता और आध्यात्म यानी धर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं हो सकते, आप उनको साथ में लेकर भी चल सकते हैं। भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच नहीं है, क्योंकि भौतिक वस्तुओं कि जब आप अपने मन में इच्छा रखेंगे तभी तो कुछ मेहनत करेंगे, कुछ आगे बढ़ने की सोचेंगे। उदाहरण के तौर पर कि मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ। आप ये जानते होंगे कि अब्दुल कलाम साहब इतने बड़े वैज्ञानिक रहे, राष्ट्रपति के पद पर भी रहे, लेकिन एकदम साधारण जीवन उन्होंने जिया है। तो वो खुद ही कह रहे कि मैंने खुद न्यूनतम वस्तुओं का उपयोग किया है, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, लेकिन मैं संपन्नता की हमेशा कद्र करता हूँ। क्यों? क्योंकि संपन्नता ही हमारे देश की पहचान है। जब हम हर तरीके से संपन्न होंगे तभी हमारा राष्ट्र हमारी पूरे विश्व में पहचान लेगा। क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है, और जब हम हर तरीके से संपन्न होते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस, सुरक्षा और एक बहुत उम्दा चीज़ आती है कि हम अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में भी सहायक है। और जब हम हर तरीके से संपन्न होंगे तो हमारी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, और हम अपने आप को हमेशा एक आज़ाद देश के रूप में महसूस कर सकते हैं, और ये सब हमारे आज के युवा वर्ग ही आगे बढ़ा सकते हैं। अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। कितनी अच्छी बात कही है कि उन्होंने एक प्रकृति का भी उदाहरण देकर बच्चों को समझाया है कि अगर आप आसपास देखेंगे तो खुद प्रकृति भी कोई काम अधूरे मन से नहीं करती। देखिए, आपने देखा होगा कि सूरज रोज चाहे कैसा भी मौसम रहे अपने समय से उगता है और अपने समय से अस्त हो जाता है। जो जितनी भी ऋतुएं हैं वो अपने समय से आती हैं, अपने समय से चली जाती हैं। पतझड़ होता है, फिर पत्तियां नई नई आती हैं, फिर फूल खिलते हैं, और फरवरी तक सारे जितने भी पौधे हैं सब फूलों से भर जाते हैं। तो कोई भी काम वो अधूरे मन से नहीं करती है। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी। आप किसी भी मौसम में जाइए और किसी भी बगीचे में जाइए, हर पौधे का अपना एक सीजन होता है, तो हर अपने सीजन में वो हमेशा खिला ही खिला रहता है, और नहीं भी होता है तो भी एक अपने आत्मविश्वास के साथ प्रकृति खड़ी रहती है। ये नहीं कि अब मेरा सीजन नहीं है तो मैं डाउन हो जाऊं, नहीं, वो हमेशा हमारे लिए
अग्रसर ही रहती है, वो कुछ ना कुछ हमें देती ही रहती है। आगे कह रहे हैं कि मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ देखें तो यह ब्रह्मांड अपने अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने आसपास देखें तो आपको ऐसे प्रकृति के बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जो कि पूर्ण होते दिखेंगे। यानी प्रकृति अपने किसी भी काम को अधूरे मन से नहीं करती। आप किसी फूलों के बाग में पहुंच जाइए, वहाँ मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, क्योंकि मौसम ने अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ा। या फिर आप अपने ऊपर की तरफ देखें तो आपको यह ब्रह्मांड इस तरह विस्तृत दिखाई देगा कि जिसका कोई अंत ही नहीं हो, जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। अर्थात वह नभ भी अपने विस्तृत होने का यानी पूर्णता होने का संदेश देता है। तो हम नागरिकों को क्यों नहीं, हम युवा वर्ग को क्यों नहीं, जो भी हम इस संसार में देखेंगे वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। आगे वो कहते हैं कि जैसे कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसीलिए जब हमने ये जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, तो वे एक दूसरे से पूरा तादात्म्य रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। उनका कहना है कि जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं, क्योंकि ऊर्जा एनर्जी, जिसको हम इंग्लिश में एनर्जी समागम जानते हैं, ऊर्जा तो सबके अंदर है। अपनी अपनी ऊर्जा के ही अकॉर्डिंग हर इंसान, हर व्यक्ति अपना कार्य करता है। तो आत्मा और पदार्थ दोनों ही इसी अस्तित्व का हिस्सा हैं और एक दूसरे से तादात्म्य भी बैठाए हैं। क्योंकि हम आत्मा और पदार्थ क्या है, जब तक हम पानी, जल और इन सब चीज़ों का सिर्फ आत्मा ही के रहने, आत्मा को भी जीवित रखने के लिए इन पदार्थों की आवश्यकता है। पानी, जल, हवा, वायु, ऑक्सीजन, इन सब की ज़रूरत होती है। तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थ यानी अपनी अगर संपन्नता को बनाए रखने के लिए हमें भौतिक पदार्थों की इच्छा भी रखते हैं, तो यह किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक नहीं है या गैर आध्यात्मिक नहीं है कि हम इसमें गैर आध्यात्मिक की बात नहीं समझ सकते। ये भी हमारे धर्म के ही अनुरूप आता है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि आप अपनी संपन्नता को ना बढ़ाइए या आप बिल्कुल गरीब वाला या एकदम बहुत गरीब हिस्से में रहिए। वो हमेशा ये कहता है कि आप ऊंचाइयों को छूइए, लेकिन साथ साथ अपने धर्म, अपने ईश्वर को भी अपने साथ रखिए, और वो भी सच्चे मन से। आगे कलाम साहब कहते हैं कि इसके बावजूद अक्सर हमें यह विश्वास दिलाया जाता है कि न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में ही निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। कि हमें यह विश्वास दिलाया जाता है कि न्यूनतम यानी कम में गुजारा करना और जीवन बिताने में निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। ये सही बात है कि अगर हमारा मन भौतिकता की तरफ नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब कुछ संपन्न होते हुए भी साधारण जीवन बिताते हैं। उनका सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद अब्दुल कलाम साहब हैं, जिन्होंने कभी भी किसी चीज़ का शो नहीं किया। करना चाहते तो कर सकते थे, इतने बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं और राष्ट्रपति पद पर भी रहे हैं। तो लेकिन नहीं, उनको नहीं मन था तो वो अपना साधारण जीवन ही जिया है उन्होंने। महात्मा गांधी भी ऐसा ही जीवन जिया था। महात्मा गांधी भी कभी बैरिस्टर रहे हैं और हमेशा पहले उन्होंने अंग्रेजी लिबास को ही बहुत महत्व दिया था, लेकिन जब अपने देश से उन्हें प्यार हुआ तो उन्होंने ये सब चीज़ें त्याग दिया और उन्होंने भी बिल्कुल एकदम बहुत न्यूनतम में अपनी ज़िंदगी बिताई। लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में आपकी पसंद पर निर्भर, और वो ये कह रहे हैं, युवा वर्ग से वो ये कह रहे हैं, ये उनके साथ था, ये उनकी अपनी मन था, लेकिन आपके साथ आपका मन है, आपकी पसंद निर्भर करती है। आप ऐसी जीवन शैली इसलिए
कि इससे वे तमाम ज़रूरतें पूरी हों। आपको अपनी जीवन शैली को ऐसा बनाना चाहिए जिससे आप खुश भी रहें और आगे भी बढ़ें और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बना रहे, जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती है और जो आपके अंदरूनी हिस्से को, आपके अंतर मन को खुश रख सके, जो आपके अंतर मन चाहता हो। कभी भी त्याग की मूर्ति बनना और जोर जबरदस्ती से चुनने सहने का गुणगान अलग अलग बातें हैं। कभी भी अपने ऊपर आप कोई जोर जबरदस्ती से किसी चीज़ को चुनना और उसका गुणगान गाना, ये सब अलग अलग बातें हैं। करना वही चाहिए जो आपका अपना मन कहे। आपके अंदर जिन चीज़ों से कॉन्फिडेंस उत्पन्न हो, वही पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर लाकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप भौतिकता में विश्वास रखते हैं तो आप भौतिक भी बनिए। अगर आप साधारण जीवन बिताना चाहते हैं तो साधारण भी बनिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एकदम झोपड़ी में रहकर ही आप अपना साधारण जीवन, आप महलों में रहकर भी साधारण जीवन बिता सकते हैं। हमारी युवा शक्ति, आगे कलाम साहब कहते हैं कि हमारी युवा शक्ति के संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही है। उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आप जो भी कुछ करें वह आपके हृदय से किया गया हो, आपकी आत्मा को अभिव्यक्ति दे और इस तरह आप अपने आसपास प्यार और खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। बहुत ही सुंदर लाइन बोली है उन्होंने और बहुत बड़ी बात कही है कि वो क्यों अपने युवा वर्ग से मिलना चाहते हैं। उन्होंने ये बताया, वो ये इसलिए मिलना चाहते हैं अपने युवा वर्ग से, इसलिए संपर्क करना चाहते हैं, उनके फैसलों को जानना चाहते हैं, उनके सपनों को जानना चाहते हैं और उन्हें ये बताना भी चाहते हैं कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन देखने के सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है और उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना भी सही है। अगर आप सपने देखते हो तो वो कहते हैं ना, सपने वो होते हैं जो आप खुली आंखों से देखते हैं और जो आपको सोने नहीं देते हैं। सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आप खुली आंखों से देखते हैं और जो आपको सोने नहीं देते। तो अगर आपके अंदर कुछ पाने की इच्छा है, कुछ सकारात्मक वे में जाने की इच्छा है, तो आप उसके लिए काम करिए, मेहनत करिए। आप जो कुछ भी करें, परंतु आप जो कुछ भी करें वो अपने हृदय से किया गया हो, बिल्कुल प्रकृति की तरह, बिल्कुल प्यार से, यानी कॉन्फिडेंस के साथ में, एक सकारात्मक तरीके से किया गया कार्य आपकी आत्मा को अभिव्यक्ति जो आपकी पहचान को उजागर करे, ऐसा काम करिए। और इस तरह के अपने आप और इस तरह से आप अपने आसपास खुशियाँ भी बिखेर सकते हैं, प्यार का भी प्रसार कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप खुद खुश नहीं रहेंगे, खुद कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे, तो आसपास भी आप खुशियाँ नहीं बिखेर सकते। तो इसीलिए हमारे अब्दुल कलाम साहब ने ये कहा है कि कॉन्फिडेंस के साथ, सकारात्मकता के साथ आप आगे बढ़िए और अपनी एक सुखद अनुभूति के साथ में अपने आप को अभिव्यक्त कीजिए, अपने आप को प्रदर्शित कीजिए और अपने आसपास प्यार और खुशियों का प्रसार कीजिए। वो यही युवा वर्ग से चाहते हैं और अपने राष्ट्र का भी सम्मान करें और उसे आगे बढ़ाएं। तो इस प्रकार बच्चों, हम और हमारा आदर्श अध्याय यहीं समाप्त होता है। गुड बाय।